तो गाइज कैसे हैं आप लोग? भाई साहब स्वागत है आपका केल्विन में, और मैं हूं विनीत आपके सामने हाजिर हूं लेकर क्या द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशंस के 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कंटिन्यूस लगातार हर साल बार बार लगातार पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले वो सारे क्वेश्चन, सारी चीज़ें कंसेप्ट वाइज, यानी हर एक चीज़ को भाई बाल के खाल निकाल देंगे हम तो भाई, और वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं इस वीडियो को। The question is from the French Revolution and its idea of the nation. Clear? The first part of the topic. Clear? The first part of the chapter. Sorry. Clear? The first topic of the chapter. Let's start the questions. Short answer questions which can be come in 2 to 3 marks. The question is: describe any 3 reforms introduced by Napoleon in the territories he conquered. Clear? The question arises from the Napoleonic civil codes, or you can say that from the chapter starting. When Napoleon invaded in France and destroyed the constitutions and re-established monarchy. Just remember, re-established the monarchy, because before 1789, we all knows before 1789 there was monarchical system and the king was Louis XVI. Louis XVI was the king from Bourbon dynasty. ठीक है, हम जानते हैं सभी कि लुईस 16वां जो वहां का राजा था और वहां पर राजतंत्र चल रहा था, और नेपोलियन ने आके उसको पुनः स्थापित कर दिया था, वहां पर पुनः स्थापित नहीं, रिस्टैब्लिश कर दिया था। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नेपोलियन ने जो जो टेरिटरीज थी उसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स अपनाए। आप जानते हैं कि उसने टैक्स को कम कर दिया था, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया था, टैक्स को आगे इंगेज भी किया था, ठीक है, वहां पर जबरदस्ती भर्ती चलाई गई थी, ठीक है, फोर्स रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट किए गए थे, बहुत सारी चीजें की गई थी। और जो स्टेट्स थे जो नेपोलियन ने जीते थे उनके अंदर पहले लगा कि दे विल गिव्स अस न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, वो नए राजनीतिक सिस्टम देंगे, बट ऐसा नहीं था, उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम नहीं दिया था। उसकी आर्मी ने बेसिकली वो जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको भी खत्म कर दिया था। तो लास्ट टॉक अबाउट द 3 रिफॉर्म्स व्हिच हैव डन। Clear? The Napoleon Code, it finished all the privileges based, but we know that in the Napoleon Civil Code in 1804, it abolished all the privileges from the birth, which is given to the first and second state, as we know, on birth, and established equality before law, and secured the right to property. Equality before law. Clear, class? This is the main thing which has done by the Napoleon, and it is still in political things. Why I am saying this? We all know that in India all the persons are equal before the law. When we talk about the fundamental rights to equality gives us a right that all the people are equal in before the law. ठीक है, हम सभी जानते हैं कि संविधान के समक्ष सभी समान हैं, और ये हमें समानता का अधिकार देता है, और समानता का अधिकार हमें ये अधिकार भी देता है। तो ये वही बात है, राइट टू प्रॉपर्टी भी था हमारे फंडामेंटल राइट्स में, बस उसको बाद में हटा दिया गया था। क्लियर? द सेकंड इज ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन डिविजन्स। उसने एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन को और सिंप्लीफाई किया। फ्यूडल सिस्टम एज वी टॉक नाउ, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम मींस अ पर्सन हु गिव हिज लैंड टू द लैंडलेस लेबर एंड मेक देम वर्क। जो जिनके पास जमीन नहीं होती, जिनके पास जमीन नहीं होती, उनको जमीन देकर उनसे काम करवाना फ्यूडल सिस्टम कहलाता था, और उनसे टैक्स लिया जाता था बेसिकली। क्लियर? एंड फ्रीड पीजेंट, और पीजेंट को फ्री कर दिया फ्रॉम सर्विस मैनोरियल ड्यूज। जो टैक्सेस बचे थे उसने उनको फ्री कर दिया कि भाई अब आपको टैक्स नहीं देना, देयर शुड बी नो टैक्स। इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म लॉज व्हिच आर इक्वल फॉर ऑल द पर्संस इन its state, standardized wage, measure system, clear, common national currency। इसने बहुत सारी चीजें फैसिलिटेट करी। आप समझ के देखिए, पहले क्या था, अगर आप एक प्लेस से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे हैं, ठीक है, तो करेंसी चेंज हो जाती थी, करेंसी अलग चल रही थी,
ठीक है, वहां पर मेजरिंग सिस्टम अलग चल रहा था, सब कुछ चीजें अलग चल रही थी, वहां पर कुछ चीज सेम नहीं थी, और यही सबसे बड़ी समस्या थी। तो नेपोलियन को लगा अगर कंट्री एक है तो सीधी बात है वहां पर करेंसी भी एक होनी चाहिए, मेजरिंग मेजर्स भी एक होने चाहिए, ताकि लोगों को इक्वालिटी दिखे, ऐसा ना हो कि सबको अलग अलग बेगानेपन का एहसास हो। ठीक है, हम तभी अपने आप को एक देश का नागरिक मान सकते हैं जब हम सभी इक्वल, ऐसा ना हो कि एक के पास चीजें ज्यादा हो और एक के पास चीजें कम, और यही नेपोलियन ने वहां पर एस्टेब्लिश किया। एंड गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चीजें बेच रहे हैं तो आपके पास एक ही करेंसी होनी चाहिए, परफेक्ट, आपके पास सारी चीजें इक्वल होनी चाहिए, मतलब बेजिंग मैट जो मेजर्स है वो भी इक्वल होना चाहिए। अगर हम बात करके देखें कि सर मेजरिंग जो वे है, जो वेट्स है, उनको कैसे इक्वल किया जाता था, ऐसा क्या था वहां? बेटा मान के देखिए, अगर कंट्री ए और कंट्री बी की बात करें तो कंट्री ए के अंदर जो चीज, मान लीजिए यहां पर 1 किलो, ठीक है, जो चीज यहां पर 1 किलो है वो यहां पर जाके उसका जो वेट है, क्योंकि यहाँ का वेइंग मेजर अलग है, तो वहां पर वो जाके 1.5 kg होगी। सर ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है, अगर हम पत्थर ले, मान के देखिए आपने लिया एक स्टोन, आप स्टोन से वेट मेजर कर रहे हैं, तो क्या होगा, जरूरी थोड़ी है कि जो आपके पास जो स्टोन है उसी वे का या उसी वेट का सभी के पास स्टोन होगा, या जो मेरे पास स्टोन होगा वही वेट आपके स्टोन का होगा। आप कहोगे नहीं सर ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जो स्टोन है वो वेट के थोड़ी अकॉर्डिंग बनता है, नेचर तो उनको तोड़ते और बन जाते हैं। अब मैं ये कहूं कि मेरे पास ये है, मतलब मान के देखिए मेरे पास ये वाला वेट है और ये वाला वेट है, ठीक है, मैंने इस वेट के हिसाब से आपको सामान दे दिया, लेकिन आप इस वेट का यूज कर रहे हैं, ये वेट इससे हल्का है, तो भाई आप जानते हैं कि जो मेजर्स है वो अलग हो जाएंगे। तो उसने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा, और इस वजह से उन्होंने वेइंग मेजर्स को इक्वल किया। इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ वहां के बिजनेसमैन को, ठीक है, वहां पे जो ट्रेडर्स थे उनको पता चल गया कि अगर इक्वल वेट होगा, इक्वल करेंसी होगी तो हमें परेशानी नहीं होगी। क्लियर? अगर इसको इंडियन सेंस में समझे तो बेटा इसका ऐसे समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो वेट है वो अलग है, और वही वेट वही सामान अगर राजस्थान में यूपी में जाएगा तो अलग हो जाएगा। दिल्ली की करेंसी अलग चल रही है, राजस्थान की करेंसी अलग चल रही है, यूपी की करेंसी अलग चल रही है। अब ऐसे में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपने क्या करा, आपने इस पूरे देश की एक ही करेंसी बना दी, इसको हमने रुपया का। सेम यहां पर भी वही करेंसी बना दी गई थी। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द लोकल पीपल इन द एरियाज कंक्यूड बाय नेपोलियन रिएक्ट टू फ्रेंच रूल? हम सब जानते हैं, वी ऑल नो दैट जब शुरू था इन स्टार्टिंग फेज, दे ऑल लव्ड, उनको बहुत अच्छा लगा कि हमें न्यू पॉलिटिकल एक्सप्रेशन देंगे, ठीक है, हमारे पॉलिटिकल व्यूज बदलेंगे, सब कुछ चीज होगी। लेकिन धीरे धीरे स्लोली दे अंडरस्टैंड कि नहीं, दे आर नॉट एंजल्स, कि एंजल्स नहीं है, भगवान के फरिश्ते नहीं है, ये यहां पर जबरदस्ती हमें फौज में भर्ती करेंगे, क्योंकि नेपोलियन का काम था चीजों को जीतना, देशों को जीतना और फ्रांस को बड़ा करना। तो हमें उसी चीज के अंदर डालेंगे और हमसे टैक्स भी लेंगे। तो वो परेशान हो गए कि भाई शुरू में तो इन्होंने बहुत और वक्त की वेलकम किया कि आइए, लेकिन बाद में ये बहुत परेशान, लेट है, दे सफर। क्लियर? द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन ऑफ द फ्रेंच वो मिक्स्ड, वो मिक्स थी एक तरीके से। इनिशियली इन स्टार्टिंग इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड एज वेल एज सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मीन्स, मिलान एंड वॉर्सॉय, ठीक है, ये सारे वो प्लेसेस जहां पे नेपोलियन का कब्जा था। द फ्रेंच आर्मीज वुड वेलकम, इनको वेलकम किया गया एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, कि भाई लिबर्टी के दूत, हार्बिंगर्स मीन दूत, ठीक है, लिबर्टी लेकर आए। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स मिलेंगे, डिड नॉट गो हैंड इन हैंड, लेकिन वो ऐसे नहीं चले विद पॉलिटिकल फ्रीडम। एंथुसियाज्म टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, ठीक है, जो एंथुसियाज्म था, जो शुरू के अंदर जोश था कि हाँ हमें न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मिलेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, वो नहीं चला। धीरे धीरे वो चीजें बदलने लगी। जैसे मैंने आपको कहा था, शुरू के अंदर तो ये एंजल्स दिख रहे थे कि ये शांति के दूत हैं, ये हमारे लिए पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस लेके आए हैं, बहुत अच्छा लगा रहा, ये मजा आ जा ना हो रही है, ना हो रही है, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। एंथुसियाज्म टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, इंक्रीज टैक्सेशन इंक्रीज हुआ, सेंसरशिप लगा दी गई। सेंसरशिप मींस बेटा, सेंसरशिप होती है जब
मीडिया आउटलेट्स पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है, जब मीडिया आउटलेट्स पर जो भी मीडिया होती है, ठीक है, उस पे कंट्रोल हो जाता है बेटा किसका, ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है, और गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसके अंदर न्यूज, ठीक है, रेडियो के अंदर जो चीजें आती हैं, बुक्स, इन सबको पब्लिश कराती है ताकि वो अच्छे दिखे और सब गलत। फोर्स कॉन्सक्रेशन है, यानी सेनाओं में भर्ती चली into the French armies to conquer the rest Europe, outweighed the advantages to the administrative changes। और ये बहुत ज्यादा चीजें बदलती गई और उसने बहुत चीजों को खराब कर भी दिया बेटा। अब समझ के देखो, एक सिंपल सीन सोचो, शुरू में एक दोस्त जो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, अरे भाई रोज पार्टी देता हमें तो मजा आ रहा, मजा नहीं आ रहा, बाद में पता चल रहा है वो तुम्हारे नाम के खाता खोल के बैठा था मोमोज वाले के पास। अब तुम तो हैरान यार, ये तो धोखा हो गया। या फिर तुम्हारा दोस्त तुम्हें लेके गया कहां, आपका दोस्त आपको लेके जाता है एक होटल के अंदर और कहता भाई जो तुझे खाना है खा। भाई तुमने भी आराम से एकदम मस्त हो गए, छोले भटूरे से लेकर सब कुछ, दाल मखनी, शाही पनीर, कबाब बाब सब लपेट लिए, और उसने कहा मैं 2 मिनट में आया वॉशरूम से। वॉशरूम के बहाने वो गोली, बिल आया। अब बिल किसको बनना तुम्हें, अब तुम रोगे तो वो लेके आया था, पर मैं भाई आए क्यों, तो शुरू तो तुम्हें बहुत मजा आ रहा था, तो इनके साथ भी वही हाल हुआ भाई, शुरू में बड़ा मजा आया इन लोगों को। मजा क्या आया यार, मजा आ रहा है यार, खाना भाई, ठीक है। बाद में पता चला टैक्स भरो, सारे काम करने यार, उनके बाजे बच गए, इनके बाजे बच गए, बाजे बजे तो रोने लगे। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा कि भाई इनिशियली तो बहुत हैप्पी थे, लेकिन एट द एंड ये बहुत परेशान हो गए, हॉस्टिलिटी की फीलिंग आने लगी कि भाई इनको बांध के रखा जा रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2015 में आया, 17 में आया, 16 में है, 15 के आउटसाइड दिल्ली में भी है और कंपार्टमेंट में भी आया, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हिच हैड इन्फ्लुएंस्ड द पीपल बिलोंगिंग टू अदर पार्ट्स। ओके, या फिर डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ओके, describe any 5 measures which were introduced by French revolutionaries to create a sense of collective identity। ओके, सब के अंदर एक ही चीज कॉमन है, क्लियर, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, और यहां पर है, ठीक है, बिलोंगिंग टू द, डिस्क्राइब द इवेंट्स व्हिच ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हिच हैव इन्फ्लुएंस्ड द पीपल बिलोंगिंग टू द अदर पार्ट्स, कि भैया किस तरीके से आप एक साथ जोड़े, यानी सबके अंदर एक ही वर्ड कॉमन है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। आप जानते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी हम बात करके आए हैं कि भैया सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स के लिए 1789 की रेवोल्यूशन से चीजें स्टार्ट हुई और वहां पे फ्लैग बनाया गया, ठीक है, वहां पे हाइम्स लिखी गई। अब फ्लैग्स बनाया गया, वहां हाइम्स लिखी गई। फ्लैग्स से आप सभी जानते हैं जब एक फ्लैग आता है तो उस फ्लैग को हम एज अ थिंग या फिर एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी लेते हैं, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अस। जब हाइम्स लिखे जाती हैं, जब, ठीक है, मंत्र लिखे जाते हैं, पोएम्स लिखी जाती हैं, लिटरेचर आती है, तो वो हमारा इतिहास बताती है। जब हमारी हिस्ट्री एक हो जाती है, जब हमारी चीजें एक हो जाती है, तो हम बहुत ज्यादा ना एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे इंडिया की बात करें, अगर आपको तिरंगा दिखेगा कहीं, आप कहोगे हाँ जी हमारे देश का तिरंगा। हाइम्स है, जैसे एक बहुत बढ़िया हाइम्स है जो हर बार गुनगुनाते हैं हम, ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बेटा ये सभी के लिए है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हमारे देश से जोड़ती, तो वो सारे स्टेप्स थे जो इन्होंने लिए, फ्लैग्स करना, फ्लैग्स बनाना, हाइम्स बनाना, अपने जमीन को लाभपैत्री की संज्ञा दे देना। जैसे हमने भारत को भारत मां माना, इन्होंने लाभपैत्री की संज्ञा दे दी, यानी पितृभूमि की संज्ञा दे दी, और कहा कि ये जो जमीन है, ये यूरोप जो है हमारी पितृभूमि है और हम इसके लिए बलिदान देंगे और हम यहाँ पे रहने वाले ले सकते हो, यानी यहाँ के नागरिक। सारी चीजें इन्होंने करी। क्लियर से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट, सबसे पहला जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो एक्सप्रेशन था वो आया था जो 1789 के अंदर हुई थी। 1789 में फ्रांस एब्सोल्यूट मोनार्क से हट गया था। अंडर बिफोर इन 1789 तक वो एब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर था, और आप जानते हैं उसको जो राजा था हमने, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था उसके बारे में, वो था लुई 16, ठीक है। व्हेन द रेवोल्यूशनरी, जब रेवोल्यूशनरीज जब पावर में आए फ्रांस में, दे वर डिटरमाइंड टू क्रिएट न्यू सेंस ऑफ यूनिटी, कि भैया उन्होंने नई सेंस ऑफ यूनिटी और नेशनहुड यानी एक देश प्रेम बनाना। उसके लिए उन्होंने एम्फसाइज किया कॉन्सेप्ट को जिसको फादरलैंड कहा जाता है,
ठीक है, ला पैत्रे एट दिस वी डिस्कस्ड, ठीक है, जस्ट बिफोर अ मोमेंट। ला पैत्रे की संख्या थी फ्रेंच पीपल के लिए, उन्होंने कहा कि भाई अब सभी को सिटीजन्स माना जाएगा, जिसको ले सितोयन कहा गया, ठीक है, वहां के नागरिक है। उन्होंने एक ट्राई कलर फ्लैग भी बनाया जिसके अंदर 3 कलर्स थे, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, आप जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 3 वर्ड्स पे हुई थी बेसिकली, लिबर्टी यानी आजादी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए और बंधुत्वता चाहिए, ठीक है, यानी उस देश से हम जुड़े रहे। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। अगर कौन कौन से मेजर थे? द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस, जिसको रीनेम किया गया नेशनल असेंबली के द्वारा, नेशनल असेंबली लिखा गया। नई हाइम्स, जो हमने बात करी, हाइम्स बनाई गई। शपथ ली गई जिसके अंदर ओथ कि हम इस देश को बनाएंगे, इस देश का जो संविधान है वो हम बनाएंगे, इस शपथ ली गई, ठीक है। मैट्रेस कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, जो उनके शहीद थे उनको याद किया गया। शहीदों को याद करना एक देश प्रेम की सबसे बड़ी भावना दिखाता है, जैसे हम भी आज भी, ठीक है, शहीद आजम भगत सिंह, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, इतने लोगों को याद करते हैं क्योंकि हम जब तक हम इनको याद करते रहेंगे, हम शहीदों को याद करते रहेंगे, तभी तक हम इस देश के लिए बने रहेंगे। जहां हमने अपने इतिहास को छोड़ दिया, अपने पास्ट को छोड़ दिया, उस दिन हम एक देश के नागरिक के तौर पे अपने देश को भी भूल जाएंगे बेटा, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया जो उस प्लेस में रखा गया। इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज, जिसने यूनिफॉर्म लॉज बनाए सभी के लिए कि भाई सभी के लिए कानून रहेगा और समान कानून रहेगा। ऐसा नहीं है कोई ऊपर कोई नीचे, किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलेगी यहाँ पे, किसी को भी साथ ऐसा नहीं होगा कि भाई वो वीआईपी है, सब इक्वल है भाई। इंटरनल कस्टम्स, ड्यूटीज, ड्यूज सब खत्म किए गए। यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट था बेटा। यूनिफॉर्म सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू यूनिफॉर्मिटी everyone thinks that they live in the same country and all the people are equal। जब यूनिफॉर्मिटी की बात आती है तो सभी को लगने लगता है कि हम सब इक्वल हैं, और ये सही बात है। अगर मान के देखिए आपके घर के अंदर अगर आपके छोटे भाई बहन हो, ठीक है, या आप बड़े हो, ठीक है, आपकी बड़ी बहन हो या भाई हो, तो बेटा एक सिचुएशन बनती है वहां पर। सिचुएशन क्या बनती है बेटा? सिचुएशन ये बनती है कि आपके पेरेंट्स आपके छोटे भाई छोटी बहन को ज्यादा चॉकलेट दे दो, आपको कम दे, तो आपके मन के अंदर एक हीन भावना आएगी, आपके मन में एक फीलिंग आएगी, इसे प्यार करते हैं, मुझे तो करता ही नहीं है प्यार। उस भावना से बचने के लिए इक्वालिटी की जरूरत होती है कि जितना बच्चे को मिल रहा है उतना ही आपको मिले, वरना आपके अंदर हीन भावना आ जाती है। जैसे जब घर में कोक आती है तो आप ग्लास के अंदर डाल रहे होते तो आप या तो इक्वल डालेंगे, अपने ग्लास के अंदर ज्यादा डाल के उसको पी लेंगे, फिर कहेंगे अब इक्वल है। ले, मैं जानता हूं कि आप कैसी कैसी हरकतें कर सकते हैं बेटा। फिफ्थ पॉइंट है रीजनल डायलेक्ट्स। जो रीजनल डायलेक्ट थे, जो वहां पे भाषा बोली जा रही थी रीजनलिटी पे, उसको खत्म किया गया और एक ही लैंग्वेज बोली जाने लगी जो थी फ्रेंच, ठीक है, एंड फ्रेंच, ठीक है, उसको रीजनल डायलेक्ट को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच जो ज्यादातर बोली जाती थी उसको प्रमोट किया गया ताकि सभी लोग एक लैंग्वेज बोले, क्योंकि लैंग्वेज का भी एक फर्क पड़ता है। अगर आप देखें तो आप स्टेट, जिस भी स्टेट में रह रहे हो बच्चा, तो अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आप मान के देखिए मैं हिंदी बोलता हूं और मैं तमिलनाडु गया, तो जैसे ही कोई मुझे हिंदी बोलने वाला देखेगा तो मेरा को उसके साथ ज्यादा बॉन्ड अच्छा बनेगा। आप हमेशा अपनी लैंग्वेज वाले को देखते हैं क्योंकि आप दोस्त भी ऐसे ही बनाते हैं जैसे आप हैं। आप हमेशा ऐसे देखते हैं कि कोई मेरे जैसे ही मिले तो आपके जैसे ही मिलने वाला, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बेटा। भाषा के साथ भी ऐसे होता है, भाषा के साथ भी यही होगा, लैंग्वेज के साथ भी यही होता है कि भाई अगर लैंग्वेज इक्वल है तो हमें लगता है यार कॉमन भाई वाली फीलिंग आने लगती है। Last है 6 point. They further declared that it was a mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism and help them to become nations। कि भैया हम राजतंत्र से उनको बाहर निकालें, ये हम लोगों का भाग्य है कि हम सबको बाहर निकालें और इनको और ज्यादा स्ट्रांग बनाएं और एक नेशन के तौर पे काम करें, राष्ट्र बना के इनको स्थापित करें। राष्ट्र कब बनेगा? जब राष्ट्रवाद की भावना होगी, जब आपके अंदर इक्वालिटी की बात होगी, और यही बात इन्होंने करी थी। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ हैड नेपोलियनिक कोड एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। नेपोलियनिक कोड जो 1804 के अंदर लागू हुआ था, ठीक है, 1804 के अंदर जो लागू हुआ था बच्चा, ठीक है, वो कैसे जो फ्रेंच एरिया जो कंट्रोल में था उनका, स्विट्जरलैंड या बाकी के इलाके हो गए, ठीक है, वॉर्सो हो गए, इसके अंदर किस तरीके से उसको लागू किया गया और किस क्या क्या इंपैक्ट वहां पर है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताना है। जैसे सिविल कोड जो था बेटा, ठीक है,
वो नेपोलियन कोड भी कहते हैं उसे। सारे प्रिविलेज ले लिए उसने बर्थ पे, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ और राइट टू प्रॉपर्टी स्टैब्लिश की उसने। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, ठीक है। सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी की बात उसने करी है, राइट टू इक्वालिटी की बात करी। इस ये अलग अलग जगहों पे लगाए गए, जैसे इन डच रिपब्लिक, जैसे डच रिपब्लिक में जहां पे स्विट्जरलैंड था, इटली और जर्मनी था, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनकी जो डिवीजन थी उसको सिंप्लीफाई कर दिया ताकि अच्छे तरीके से वो काम कर सके, यानी उलझी ही ना रहे। अब जो व्यक्ति लैंड के बारे में जानकारी रखता है वो सिर्फ लैंड के बारे में रखेगा, जो ट्रांसपोर्ट देख रहा है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट देखेगा। अब सिंप्लीफाई कर दिया गया। इक्वल सिस्टम वॉज अबलिश एंड भैया इक्वल सिस्टम की बात करने लगे। पीजेंट्स को, जो मजदूर थे, उनको फ्री कर दिया गया सर्फडम से, ठीक है, वहां की मजदूरी से। और मैनोरियल ड्यूज, अब्यूज ऑफ मैनोरियल लॉर्ड्स, जो भैया मैनोरियल लॉर्ड्स थे जो कह रहे थे कि भैया हमारी जमीन है, हम जमींदार हैं, आके हमारा टैक्स लो, ठीक है, तुमने काम करा है तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, तो उनसे भी उसको फ्री कर दिया। बहुत अच्छे काम कर रहे थे नेपोलियन ने, इसलिए जो कुछ लोगों के लिए नेपोलियन बहुत अच्छा था और कुछ के लिए बहुत बुरा। आप मान के देखिए, आप आइसक्रीम खा रहे हैं, मैं आपकी आइसक्रीम छीन के एक बच्चों को दे दूं तो उस बच्चे के लिए तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, लेकिन आपके लिए बुरा। तो इसने भी वही करा था, नेपोलियन ने अमीरों से छीना, एक तरीके से अमीरों से चीजें ली और गरीबों को मार दी, तो अमीरों के लिए बहुत बुरा इंसान था ये। टाउन्स के अंदर गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया था। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को और ज्यादा इंप्रूव किया गया ताकि चीजें और ज्यादा सिंप्लीफाई हो, ठीक है, ज्यादा चीजें मतलब टफ ना हो। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जितना सिंप्लीफाई होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतने अच्छा ट्रेड हो सकता है, उतनी जल्दी ही आर्मी का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, क्योंकि नेपोलियन पूरे यूरोप को जीतना चाहता था और नेपोलियन, इसके लिए नेपोलियन को आर्मी की नीड थी। अब अगर एक जगह से दूसरी जगह आर्मी चाहिए तो आपको आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग करना पड़ेगा ताकि जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचे और जल्दी से जल्दी आपकी आर्मी पहुंचे, ठीक है। हमारे पास जितनी जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, एज अर्ली वी गॉट द इंफॉर्मेशन वी विल टेक द एक्शन। जितनी जल्दी इंफॉर्मेशन उतनी जल्दी एक्शन लेता, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इंप्रूव। नेक्स्ट, पीजेंट्स, आर्टिसन, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। इन सभी को फ्रीडम अच्छी लगने लगी। हियर इज अ डाउट कि सर अभी तो आपने कहा था कि बिजनेसमैन तो भैया गुस्से में था, लेकिन अब कैसे एंजॉय कर रहे थे? बिजनेसमैन इसलिए एंजॉय कर रहे थे क्योंकि नेपोलियन ने, ठीक है, इक्वल वेट की बात करी, इक्वल मेजर की बात करी, इक्वल मेजर की बात करी और उसने बात करी किसकी? भाई यूनिफाइड करेंसी की, जो पूरे देश में एक ही चलेगी। यूनिफाइड करेंसी की बात करी उसने। जब उसने ये बातें कर ली बेटा, तो सभी को लगा हाँ ये बहुत अच्छी चीज है। अगर इक्वल मेजर होगा तो सभी के पास इक्वल वेट आएगा, ठीक है, करेंसी इक्वल होगी तो भी हमें बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा मेरे लाल। तो ये थे इसके सारे पॉइंट्स। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। हर एक जगह से इसने चीजों को मतलब हटाया था, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा था, मैन्युअली ड्यूज, जो जमींदारों के जो टैक्स थे उसको माफ कर दिया, गरीबों को कहा कि आपको टैक्स नहीं देना, आप जाओ, ठीक है। ये सारी चीजें इसने करी थी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द न्यूज ऑफ रेवोल्यूशनरी इवेंट्स इन द फ्रांस रीच्ड टू द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप। क्या हुआ जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बातें बहुत जगह पहुंची? आप जानते हैं कि ड्यूक मेटरनिक ने इसी को लेकर कहा था, when the France sneeze all the Europe gets cold, कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। यानी फ्रांस के अंदर होने वाली एक एक घटना का असर पूरे यूरोप पे पड़ता है। ईच एंड एवरी सिचुएशन इन फ्रांस विल इम्पैक्ट ऑल द यूरोप। क्लियर? तो यहाँ पे क्या क्या चीजें पड़ी? 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। जब ये न्यूज फैली कि भाई फ्रांस के अंदर स्टार्ट हो चुकी है सारी चीजें, यानी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, तो हर एक सिटी के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट होती चली गई थी। यूरोप अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेशन मिडिल क्लास बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स सेटअप करने लगे वो। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन स्प्रेड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज व्हिच मूव टू इनटू हॉलैंड, ठीक है। वो कैंपेन करने लगे, एक्टिविटीज करने लगे जो फ्रेंच आर्मी को कहां जा रही थी, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मच ऑफ इटली, और 1790 तक इटली में पहुंच चुके थे। लास्ट, with the outbreak of the revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. अब जैसे ये चीजें होने लगी बेटा, मतलब यहां पर जब आर्मी पहुंचने लगी,
हर एक देश के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई, हर देश में क्रांति चल रही है, ठीक है, सारे करे हर हमें चाहिए आजादी, इसकी आजादी उसकी आजादी। जब आजादी चलने लगी तो जो आर्मी वो भी क्या पहुंच रही कि वो इक्वालिटी की बात करने लगी, वो फ्रीडम की बात करने लगी, वो नेशनलिज्म की बात करने लगी, फिर राष्ट्रवाद होना चाहिए, सभी के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए, बिना राष्ट्रवाद के कोई भी चीज नहीं चल सकती क्लास। तो ये वहां पर होने लगा, फ्रांस की आर्मी हर एक जगह जाने लगी और वहां पर राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। ओके, हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडिया ऑफ नेशन है इस टॉपिक का एक मतलब क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आपका, लॉन्ग आंसर है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administration field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. Okay, 2016, 14 और 12 में आया क्या फिर explain any 5 social and administrative reforms introduced by Napoleon in region and hindered control. Clear class? क्वेश्चन को पहले अप्रोच कैसे करना है पहले देखते हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। क्वेश्चन में ये कहा गया कि नेपोलियन ने, कोई डाउट नहीं है कि डिस्ट्रॉय कर दी थी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय करती है, हम जानते हैं, ठीक है, कि 1804 तक, ठीक है, 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, ठीक है, 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है और नेशनल असेंबली बैठती है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन चलने लगता है। बट जैसे ही नेपोलियन इन्वेड करता है कहाँ, आपका फ्रांस के अंदर, तो वो मोनार्की को डिस्ट्रॉय कर, सॉरी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल या डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, डेमोक्रेसी जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रॉय कर देता है वो, ठीक है, बिल्कुल ही खत्म कर देता है और चीजें बर्बाद कर देता है और एस्टेब्लिश करता है अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, ठीक है। और 1804 के अंदर वो स्टार्ट करता है एक नेपोलियनिक सिविल कोड, मतलब स्टार्ट क्या करता है बेटा, इंपोज करता है, इंपोज नेपोलियन सिविल कोड इन 1804, जिसके अंदर राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, सॉरी, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी की बात की जाती है, ठीक है, बर्थ प्रिविलेजेस को खत्म करने की बात की जाती है, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया जाता है, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है हम ये जान लेते हैं। फ्यूडल सिस्टम आप जानते हैं जहां पर एक व्यक्ति जो अपनी जमीन होता है वो किराए पे देता है और लोगों से टैक्स वसूलता है किराए पे देने के बाद, तो ये चीजें होती है, उसने इसको भी खत्म कर दिया। साथ ही साथ इक्वल वेट मेजर्स, ठीक है, यूनिफाइड करेंसी की बात उसने करी और भी बहुत सारी चीजें करी जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बहुत मतलब इजी कर दिया था, ठीक है, बहुत आसान बना दिया था एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड को। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर दिया था उसने, ठीक है, और एक होल सिस्टम को रैशनल और एफिशिएंट बनाने के लिए क्या क्या किया उसको बताना है या फिर रिफॉर्म्स क्या किए। क्लियर क्लास? तो चलिए इसको इसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। नेपोलियन हैड ब्रॉट रेवोल्यूशनरी चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड के अंदर बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव लाया हूं, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम स्ट्रॉन्ग किए। द सिविल कोड मैंने आपको अभी बताया बेटा, सिविल कोड 1804 के अंदर, इसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। सबसे मेजर स्टेप था सारे प्रिविलेज बेस्ड जो चीजें थी, जो बर्थ था प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, वो सब खत्म कर दिया गया। एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ को एस्टैब्लिश किया गया और राइट टू प्रॉपर्टी एस्टैब्लिश कर दिया गया, यानी जिसकी जमीन है उस पर उसका राइट होगा, यानी जिसके पास जमीन है वो उसी की प्रॉपर्टी हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन को बहुत सिंप्लीफाई करा था, बहुत आसान कर दिया था ताकि हर एक व्यक्ति उसको समझ सके और ये बहुत ज्यादा चीजें स्ट्रॉन्ग हो पाए। फ्यूडल सिस्टम वाज अबॉलिश, उसको एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। पीजेंट्स को फ्री कर दिया गया कि आपको टैक्स नहीं देना सर्वडम से, और मैनोरियल ड्यूज जो अब्योज था मैनोरियल लॉर्ड्स के लिए, उनको भी खत्म कर दिया कि भैया आपको टैक्स नहीं देना, ठीक है, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं उसकी जमीन पर भी आपको टैक्स नहीं देना, आप फ्री, आप हर जगह से फ्री हैं बेटा। क्लियर? टाउन्स की अगर हम बात करें, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इंप्रूव किया गया था, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था बिकॉज आप जानते हैं किसी भी देश के अंदर अगर उसकी तरक्की करनी है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए ताकि इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए। साथ ही साथ अगर हम बात करें कम्युनिकेशन का, अगर जितनी जल्दी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी उतनी ही जल्दी आपको उस चीज को संभालने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं जो नेपोलियन था वो चाहता था कि वो पूरे यूरोप में कब्जा कर ले, और पूरे यूरोप में कब्जा करने के लिए उसको आर्मी चाहिए थी, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि भाई कब कहां पे अटैक करना है, तो इसलिए उसने
अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया ताकि आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, और कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया ताकि उसको पता चलता रहे कि उसकी आर्मी को इस वक्त नीड क्या है मेरा बच्चा। सर हल्का सा कट लगा देना। क्लियर क्लास? तो ठीक है, टाउन्स के अंदर गिल्ड रिस्ट्रिक्शन रिमूव किया। गिल्ड क्या होती है बेटा? गिल्ड एक तरीके की एक एसोसिएशन होती है जो क्राफ्ट्समैन या ट्रेडर्स के ऊपर एक टैक्स या फिर अपने रूल्स इंपोज करती है। उसने कहा कि किसी भी क्राफ्टमैन पे, ट्रेडर्स पे, इन सब पे कोई भी गिल्ड जो रूल्स रेगुलेशन वो नहीं होंगे, उस गिल्ड को ही खत्म कर दिया गया। बेसिकली गिल्ड क्या एक ग्रुप होता है, एक तरीके का ग्रुप होता है बेटा, बेसिकली तरीके का ग्रुप होता है जो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, विच इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस। इसको खत्म कर दिया गया, और उसने कहा कि किसी भी क्राफ्ट्समैन पे, आर्टिशंस पे कोई भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा या फिर रूल्स नहीं लगेंगे। बेसिकली अगर इसको हम और इजी वे में समझें तो एक तरीके का व्यापारी संघ, ट्रेडर्स यूनियन थी गिल्ड, उसको खत्म कर दिया गया और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया गया। क्लियर? पीजेंट्स, आर्टिशन, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन को बहुत अच्छी आजादी लगी। क्यों? क्योंकि इसने इक्वल वेट कर दिया था, वेट्स इक्वल कर दिए गए थे, जो हम आगे समझ सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म लॉस की बात करी इसने, स्टैंडर्डाइज वेट्स की बात करी, जो हम जिसकी वजह से लोग खुश हुए। आप जानते हैं अगर स्टैंडर्ड वेट होगा, स्टैंडर्ड वेट का मतलब है जो चीज अगर मैं एक जगह पर इस चीज से, इस मार्कर से वेट मेजर कर रहा हूं, तो हर जगह पे इसी मार्कर से, इसी वेट के मार्कर से वेट मेजर्स। जैसे अगर आप मार्केट गए तो एक व्यक्ति ने 1 किलो का वाट रखा, ठीक है, 1 किलो का एक पत्थर रखा है, तो 1 किलो का ही वो सारी चीजें होंगी, नहीं हर जगह वो चीज इक्वल होगी, कहीं पर भी कोई बढ़ और घट नहीं सकती। इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। बेनिफिट कैसे होगा? जस्ट इन केस अगर हम बात कर लें बच्चा, अगर ये ए है, ये बी है बच्चा, ये ए है, ये बी है, ये कंट्री ए है, ये बी है, यहां पर जो चीज 1 किलो की है वो यहां पर आते ही, ठीक है, 1.2 किलो की होगी। सर ये कैसे हो गया बेटा? क्योंकि यहां पर जो वेट मेजर मशीन्स हैं या फिर जो वेट मेजरिंग इक्विपमेंट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, वो इक्वल नहीं है, वो अलग अलग है। तो जब जो स्केल्स हैं या जो इक्विपमेंट्स है वो अलग होंगे तो वो वेट भी अलग शो करेंगे, और तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स होने लगी। इसलिए नेपोलियन ने उन सब चीजों को खत्म कर दिया। ठीक है, एक कॉमन नेशनल करेंसी स्टार्ट कर दी कि भाई हर एक देश में एक ही करेंसी चलेगी। पहले क्या होता था, एक देश के अंदर अपनी करेंसी चल रही है, स्विट्जरलैंड में अलग है, वायसरॉय के अंदर अलग है, लेकिन इसने कहा कि हर एक जगह पे एक ही सिंगल करेंसी स्टैब्लिश होगी। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि इससे अच्छी मूवमेंट जो है, गुड्स हो, कैपिटल हो, एक रीजन से दूसरे रीजन में बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से मूवमेंट स्टार्ट होगी और सभी को फायदा भी होगा क्लास। तो ये सारी चीजें करी थी नेपोलियन ने अपने नेपोलियनिक सिविल कोड के अंदर, ताकि चीजों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई भी थी। और यही नेपोलियनिक सिविल कोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन आंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि नेपोलियन के ये सारे रिफॉर्म्स आगे चल के जो कंजर्वेटिव्स हैं, इसमें से कुछ चीजों को, यानी कुछ चेंजेस को एज इट इज रखेंगे और थोड़े थोड़े ही चेंजेस करेंगे। जबकि कंजर्वेटिव्स कहते थे कि ओल्ड थिंग्स वर गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, जैसे वो बात करते थे। तो क्लास यहां पर आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और जैसे कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर बात करी नेपोलियनिक सिविल कोड के बारे में कि भाई 1804 के अंदर नेपोलियनिक सिविल कोड आया, जिसमें उसने बर्थ प्लेसेस को खत्म कर दिया, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटाई, मैरिनियल ड्यूज हटाए, साथ ही साथ एक वेट मेजर स्टैंडर्डाइज वेट मेजरिंग सिस्टम को स्टैब्लिश किया, और साथ ही साथ इक्वल करेंसी की बात की। बेटा जब इक्वल करेंसी की बात हो गई, व्हेन वी टॉक अबाउट द इक्वल करेंसी, वी ऑल नो दैट द business class persons will become very happy about this, and when he abolished the feudal system and the tax, the peasant work and the workers sections was very happy after listening all these things. Clear? जब टैक्स के हटाने की बात की गई तो बाकी लोग बहुत खुश थे, ठीक है, और जब स्टैंडर्डाइज्ड वेट की बात हुई तो बिजनेस क्लास बहुत खुश थे, और दोनों ही खुश थे। बट चीजें बाद में बदली थी,
और बाद में बदलने का कारण यह है क्योंकि बहुत जगहों पर इनकी आर्मीज को इस तरीके से देखा गया है कि हमें न्यू पॉलिटिकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, एक हार्बिंगर के तौर पे देखा गया। बट धीरे धीरे इनको क्या दिखा बाकी देशों को, स्विट्जरलैंड, वार्सो, इन सब जगहों को, ठीक है, ब्रुसेल्स में, कि भाई ये आए तो हैं लेकिन ये अपने फायदे के लिए आए हैं, हमारे फायदे के लिए नहीं आए। दे ऑल कम फ्रॉम देयर ओन बेनिफिट, नॉट फॉर अस। और वहीं से चीजें बदलनी स्टार्ट हो जाती है। तो क्लास, आई होप आपको सभी के सभी कॉन्सेप्ट, वीडियो सब एकदम क्लियर हो गया होगा, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में छप चुके होंगे। तो गाइज अब भाई साहब सारी चीजें आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है, तो कहीं मत जाओ भाई, प्लेलिस्ट चेक करो यार। सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपके लिए सारा कंटेंट अवेलेबल करा दिया है। तो भाई साहब टॉप करने की तैयारी करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि ऐसी ही वीडियोस आपके पास आती रहे और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू गाइस।